पत्रकारिता के हमारे दौर में एक शेर अक्सर कहा जाता था, खींचो न खंजर न तलवार निकालो, खींचो न खंजर न तलवार निकालो, तोप गर मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन वक्त बदला और हथियार भी। आज के दौर में ये शेर कुछ इस तरह लिखा जाता, चलाओ न पैलेट गन न लाठियां घुमाओ, चलाओ न पैलेट गन न लाठियां घुमाओ, जेन जी गर मुकाबिल हो तो रील बनाओ। किस तरह जेन जी की रील्स पैलेट गन, आंसू गैस, लाठियों, गिरफ्तारियों और धमकियों पर भारी पड़ गई और किस तरह प्रधानमंत्री को भी रील्स लेकर मुकाबले में उतरना पड़ा। लेकिन क्या ये मुकाबला बराबरी का रहा या जेन जी ने प्रधानमंत्री की रील्स पर मीम्स बना बनाकर उन्हें मुकाबले से बाहर खदेड़ दिया। इस वीडियो में हम उन अश्लील गालियों की भी बात करेंगे जो जेन जी के पोस्टर्स पर नजर आ रही हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। हमेशा अपने मन की करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन जी के सामने बैकफुट पर हैं। इतने बैकफुट पर कि चारों ओर कई कैमरों से घिरे रहने वाले प्रधानमंत्री को मोबाइल के फ्रंट कैमरे पर बिना किसी मेकअप, लाइट एक्शन के रील बनानी पड़ गई। शायद टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं था, कोई कागज पर लिखे शब्दों को सामने से एक एक वाक्य करके दिखा रहा था और प्रधानमंत्री बोल रहे थे जैसे कि कुछ मीम्स भी बने हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक कहानी सुनाता हूं। बड़ी फेमस कहानी है। हमारे मित्र इंद्रेश मैखुरी ने आज सोशल मीडिया पर यह कहानी कुछ फेरबदल के साथ साझा की है, सुनिए। एक सज्जन थे जो पेपर लीक के सहारे वैज्ञानिक बन गए। वे प्रयोगशाला में मेंढक ले आए। उन्होंने कहा मेंढक उछलो। मेंढक उछला और पेपर लीक वाले वैज्ञानिक ने डायरी में मेंढक के उछलने की दूरी नोट कर ली। फिर पेपर लीक वाले वैज्ञानिक ने मेंढक की एक टांग काट दी और कहा मेंढक उछलो, तो मेंढक कुछ कम उछला। उसके बाद पेपर लीक वाले वैज्ञानिक महोदय ने मेंढक की दूसरी तीसरी टांग भी काटी और उछलने के लिए कहा, तो मेंढक पहले से और थोड़ा कम उछला। आखिर में पेपर लीक वाले वैज्ञानिक महोदय ने मेंढक की चौथी टांग भी काट दी और फिर कहा मेंढक उछलो। इस बार मेंढक बिल्कुल नहीं उछला। वैज्ञानिक महोदय ने प्रयोग का निष्कर्ष लिखा कि टांगे काटे जाने के बाद मेंढक को सुनाई कम देता है और चारों टांगे कटने पर मेंढक बहरा हो जाता है। कहानी का सार यह है कि जब प्रधानमंत्री ने सारे अस्त्र इस्तेमाल करके देख लिए, लाठियां, आंसू गैस, पैलेट गन, गिरफ्तारियां, धमकियां, लेकिन इस सब पर आंदोलन कर रहे जेन जी की रील्स भारी पड़ने लगी। मोदी जी को लगा कि यदि वे खुद रील बनाएंगे तो जेन जी फिर से मोदी 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 के नारे लगाने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ साहब। जेन जी ने उनकी आधी रात की रील्स की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि पूछो मत। उनकी रील के नीचे तो बहुत कुछ लिखा ही, जवाबी रील बना बनाकर ऐसी टिप्पणियां की कि महामानव मोदी को कभी सपने में भी ऐसा ख्याल नहीं आया होगा। आप लोगों ने नोटिस किया कि मोदी जी के इस वीडियो में और ये नए वाले वीडियो में कितना जमीन आसमान का फर्क था। वो फीडबैक कितना सीरियसली लेते हैं, कैमरा एंगल कितना ज्यादा बेटर हो गया। उन्होंने ट्राइपॉड ले लिया और शायद रिंग लाइट भी। उन्होंने कलर थ्योरी के बारे में जान लिया कि व्हाइट पीछे बैकग्राउंड होता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर डार्क कलर होते हैं तो स्किन एकदम पॉप होकर दिखता है, लाइक दैट ब्लश ऑफ कलर। उन्होंने अपने कलर थ्योरी के हिसाब से क्लोथ्स पहनना चालू कर दिए, एडिंग दैट स्कार्फ एंड द हिंट ऑफ कलर। वाओ यार। फ्रेंड्स नहीं, इतने मोटे मोटे जब लाठे हमारे ठै ठै पे दिए थे उस टाइम फ्रेंड्स की याद नहीं आई तुम्हें? है फ्रेंड्स मित्रों। अरे जेंजी प्रोटेस्ट है क्या दोबारा? फ्रेंड्स, अरे इतना टाइम लगाओगे तो कौन देखेगा? इतनी देर में जेंजी 3 रील देख चुके होते हैं। इतना गैप नहीं देना फ्रेंड्स के बाद। सीधा बोलो फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं, खत्म। आंदोलन की रील्स को देखकर हमारी पीढ़ी कह सकती है कि ये क्या तरीका है आंदोलन का। कोई डांस कर रहा है, कोई अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन इनका यही तरीका है भाई।
ये पीढ़ी हमारी पीढ़ियों की तरह नहीं है जिसने अपना गांव और गांव के कुछ लोगों के अलावा कुछ नहीं देखा होता था। ये पीढ़ी पूरी दुनिया के संपर्क में है। इसने आंदोलन के वे परंपरागत तरीके छोड़ दिए हैं जिन्हें हम और हमसे पहले की पीढ़ियां इस्तेमाल करती रही हैं। इन्होंने सिर फुड़वा लिए, टांगे तोड़वा ली, गालियां खा ली, फिर भी डटे हैं, पूरी मस्ती के साथ मैदान में हैं। मेरी पीढ़ी के लोगों को इनके तौर तरीकों को जानने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारी समझ में इनके तौर तरीके नहीं आने वाले हैं। मुंबई वाला वीडियो देख लिया होगा आपने। पुलिस अधिकारी डिटेन किए हुए छात्रों को धमका रहा है कि दोबारा यहां आए, आंदोलन में आए तो तुम्हारी जेब में पुड़िया रख लूंगा, यानी कि तुमसे ड्रग्स बरामद करवाकर जेल में ठूंस दूंगा। बेचारा नहीं समझ पाया कि बात किसके सामने कर रहा है। इन युवाओं ने डरने के बजाय चुपचाप उसकी वीडियो बना ली। अब बेचारा वर्दी खूंटी पर टांग कर बैठा हुआ है, सस्पेंड हो गया। बिहार के वीडियो भी आपने तमाम देख ही लिए होंगे। मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बीजेपी सपोर्टर है, ठीक है, और उसकी ना इंस्टा पासवर्ड मेरे पास था, तो मैंने ना उसकी इंस्टा से और इस इंस्टा फेसबुक दोनों कनेक्ट था, मैंने ना यहाँ का स्टोरी लगा दी और वो चिढ़ गया क्योंकि उसके पापा बीजेपी के अध्यक्ष है। तो ना उसने मेरे को बहुत बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे बड़ा पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने बोला एक बार तू आके तो देख, और फिर मैंने ना ज्यादा बोल रहा था तो मैंने उसे ब्लॉक करके अपने और सर शादी हो गई आपकी? मेरी शादी होगी भाई। बच्चे हैं आप? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? जा यार, तो किसी और से बात कर। प्लीज पढ़ते तो होंगे सर। प्लीज यार सर 2 मिनट प्लीज सर, 2 मिनट सर, सॉरी सर। आपकी शादी हो गई? सर आपकी शादी हो गई? बच्चे भी हैं यार, क्या हो गया? बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ, क्यों अनपढ़ रहना था? पढ़ रहे हैं? यही इंडिया से पढ़ रहे होंगे यार, तू काम बताने का और बता रहे हैं यार। आगे चल के पेपर लीक होने वाला है फिर से। पुलिस वाले बाबू मुझे डंडा लगा दो, दिल से जो आवाज उठी उसको कैसे दबा दो। सरकार बहादुर ने एक चाल और चली। पिंकी चौधरी जैसे अपने पालतू गुंडों को आगे किया। उन्होंने तुरंत इस आंदोलन को सनातन विरोधी घोषित कर दिया और धमकी दी कि वे आ रहे हैं जंतर मंतर पर इन आंदोलनकारियों के पिछवाड़े लाल करने। जैन जी ने उनकी धमकी उन्हीं के ठूंस दी। अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई हिंदू रक्षा दल का है पिंकी चौधरी, जो 26 तारीख में 12 बजे जंतर मंतर पहुंचे, हम सभी पहुंच रहे हैं और इनके पिछवाड़े लाल करके ही वापस लौटेंगे। 26 तारीख को मैं अपने साथियों के साथ पहुंचकर जो जंतर मंतर पे हमारे नौजवान देश के बैठे हैं उनका पिछवाड़ा लाल करूंगा। तो मैं इस भाजपा के दलाल से कहना चाहता हूं कि जंतर 26 तारीख के तो अभी 2 दिन है, अगर मर्द है तो कल ही आ जा, हम तेरा स्वागत करेंगे। और समय बता दीजिएगा, किस टाइम कहां पहुंचेगा वो बता देना। तुम हिंदुओं के हितैषी बताने वाले, तुम भाजपा के दलाल हो सब लोग। जब हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। लश्कर ए नोएडा की गैंग से प्रचारित करवाया गया कि ये आंदोलन विदेशी फंडिंग से चल रहा है। इस पर भी इन युवाओं ने ऐसे ऐसे मीम्स बनाए कि शर्म होती तो गोदी मीडिया के ये लपड़ झंडिस अब तक डूबकर मर गए होते। कई टीवी चैनलों के पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ और हाथापाई भी। इस तरह की हाथापाई पर अपनी असहमति दर्ज करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इन युवाओं को ऐसा बनाने में तुम्हारा भी योगदान कम नहीं है। चैनल वालों, कैसा कैसा जहर फैलाते हो तुम अपने स्टूडियो में बैठकर, तो भुगतना तो तुम्हें भी पड़ेगा। अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू जैसे संस्थानों से धमकी दिलवाई जा रही है कि उनके जो छात्र प्रोटेस्ट में जाएंगे उनका रिकॉर्ड खराब हो सकता है। वाह रे कागजी शेरो, लेकिन अब तुम्हारी दादागिरी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली है। एक बात और जो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, गालियां
युवाओं के नारों और पोस्टरों में ये अश्लील गालियां कहां से आई, क्यों आई? इस पर मैंने सामाजिक कार्यकर्ता दीपा कौशलम से बातचीत की। आंदोलन में एक बात और नजर आ रही है कि तमाम तरह की जो हमारी पीढ़ी जिसको अश्लील कहती है, गालियां कहती है, उस तरह के पोस्टर और उस तरह के नारे नजर आ रहे हैं। तो ये नारे कहां से आए, ये अश्लीलता जेन जी के आंदोलन में कहां से आई, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ दीपा कौशलम जी हैं। दीपा कौशलम जी महिलाओं और बच्चों के मुद्दे पर लगातार काम करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो दीपा जी, आपका स्वागत है बात बोलेगी चैनल पर। और पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका ऑल ओवर आकलन क्या है इस आंदोलन को लेकर, जेन जी के आंदोलन को लेकर? आकलन तो क्या ही करना है, आकलन तो आप जो हम सब देख पा रहे हैं वही है कि बहुत सालों का गुस्सा, अव्यवस्थाओं के प्रति हमारा आक्रोश वो फूट के बाहर आ रहा है। और कहीं ना कहीं हम शायद जो बड़े लोग हैं वो शर्म करते हैं, लिहाज करते हैं और 10 चीजें सोचते हैं, लेकिन ये जो पीढ़ी है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये आर्या पार वाली स्थिति में आ गई है। इसीलिए आज ये जो हो रहा है उसको हम देख पा रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके कुछ अच्छे परिणाम होंगे, आशावान परिणाम होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ये अश्लीलता हम देख रहे हैं, तमाम तरह के मैं पोस्टर देख रहा हूँ, बिल्कुल गंदी गालियां हैं जिन्हें हम मुंह से निकाल भी नहीं सकते। हमारी पीढ़ी जिन शब्दों से बड़ा परहेज करती है तो उसे खुले आम दिखाया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं और पोस्टर बनाए जा रहे हैं। तो ये चीजें कहाँ से आ गई इस आंदोलन में? देखिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आक्रोश व्यक्त करने का सबका अपना अपना तरीका होता है और जेनजीज का अपना तरीका है। अगर हम बचपन से देखें तो हम अपने बच्चों को बहुत सारे मूल्य सिखाते हैं, बहुत सारे सामाजिक गुण सिखाते हैं, झूठ मत बोलो। लेकिन उसके विपरीत हम व्यवहार क्या करते हैं, हम अपने बच्चे को, कोई बाहर आता है और उसे बोलते हैं बेटा जाके बोल दो पापा नहीं है या मम्मी नहीं है। तो बच्चा ये देखता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे बड़े हैं, वो कहते कुछ है और करते कुछ है ना। और हमने लगातार इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं बच्चों के सामने सेट किए। हमने कहा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और हम दिन रात माँ बहन की गालियां, अश्लील व्यवहार और यहाँ तक कि अपने घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते रहे। तो बच्चों ने देखा कि ये बोल तो कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। अगर हम आज की पीढ़ी की बात करें तो जो वो बोल रहे हैं वो वही कर रहे हैं और ये सुनने में हमें अश्लील इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ आ रहा है, बहुत आक्रोश के साथ आ रहा है और वो शब्द भले ही हमें भ्रमित कर सकते हैं और हमें ऐसा लग सकता है कि ये शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए या वो हमें सो कॉल्ड अश्लील लग सकते हैं, पर देखा जाए तो एग्रेशन है ना उनका। आपने नोटिस किया होगा कि एक दो जगह पुलिस के व्यवहार को, पुलिस कैसे गाली देती है, पुलिस कैसे आक्रोश दिखाती है। तो कम से कम हिंसा व्यक्त करने का ही एक तरीका है, कहीं ना कहीं वो हिंसा का प्रकार ही है। अश्लीलता जो आपको दिखाई दे रही है वो एग्रेशन है, आक्रोश है जो शब्दों में बाहर आ रहा है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती, ना आप उसको जस्टिफाई कर रहे होंगे, मुझे लगता है, क्योंकि हम सब इस तरह के शब्दों के तो खिलाफ हैं ही, लेकिन उसके पीछे का मनोविज्ञान हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो हमारे सो कॉल्ड जेनजीज हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ये ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं। क्योंकि बहुत सालों का गुस्सा, बहुत सालों का उन्होंने अपना आक्रोश दबा के रखा है और अब उसे वो बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो चाहते हैं वो उतनी स्ट्रांगली लगे। उनका मकसद सिर्फ हर्ट करना है और वो शब्द वाकई हर्ट कर रहे हैं और हम उन शब्दों को तो देख पा रहे हैं, उन्हें अश्लील कह पा रहे हैं, हम ये भी कह पा रहे हैं कि ये शब्द सही नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे की पृष्ठभूमि और उसके आधार को समझने में कहीं चूक कर रहे हैं, वो हमें समझना चाहिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सोशल मीडिया के दौर में कुछ सालों से जो हम जिसे राइट विंग कह रहे हैं वो बहुत एग्रेसिव हुआ है, उसने तमाम तरह की गालियां शुरू की हैं सोशल मीडिया पे। हम जैसे लोगों के लिए भी, हम कोई पोस्ट लिखते हैं जो उनकी समझ में नहीं आती, वो तुरंत माँ बहन और सब गालियां दे देते हैं। तो ये कहीं वहां से भी आया है? हाँ, मतलब चलिए ठीक है, ये तो आप गालियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ कि जय श्री राम बोलना, मतलब हम जिस चीज को बहुत धार्मिक भावना के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ राम राम कह के अभिवादन के तौर पे उसको देखते थे, अचानक वो शब्द जो है इतना डरावना कैसे बन गया। आखिर भगवान का नाम डरावना क्यों लगने लगा? तो जब जय श्री राम कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कोई प्रोवोक कर रहा है, कोई उकसा रहा है, कोई दंगा भड़काने की नीयत से ऐसे कर रहा है या चिढ़ाने की नीयत से ऐसे कर रहा है। तो
आप वो मानसिकता देखिए, मतलब माँ बहन की गालियां तो वो तो डेफिनेटली आपको आक्रोशित करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन आप उस शब्द को देखिए, जय श्री राम जिस तरह से बोला जाता है, जिस शब्द को सुन के हमारे मन में पवित्र भावना आनी चाहिए थी, उस शब्द को सुन के हमारे मन में आक्रोश, क्रोध, है ना, ये सब आता है। तो ये सिर्फ शब्दों को कहने का हेर फेर है, और गालियां कोई आज की नहीं है, गालियां बहुत पुरानी है। हर एक ने अपने अपने तरीके से गालियों का इस्तेमाल किया है। और मैं किसी वर्ग विशेष की बात ना करूं, लेकिन अगर हम ये बोले कि ये जो तथाकथित दल बने हुए हैं, राजनीतिक दल बने हुए हैं, उसमें युवा जिस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो हम फिर जब उनको सही कह सकते हैं तो इनको गलत कैसे कह सकते हैं? जी, अभी वो जो जो धार्मिक संगठन बने हैं उन्हें भी मैं देख रहा हूं कि लगातार वीडियो बनाते हैं और बिल्कुल ऐसी गालियां देते हैं जिन्हें घर में हम सुनना तो दूर, हम सभी के सामने नहीं सुन सकते। तो वहां से तो कहीं ना कहीं ये आई है ये चीजें, कुल मिला के आपका कहना ये है। बिल्कुल, हमने अपने युवाओं को यही एग्जाम्पल दिए हैं। अगर हमने आदर्श एग्जाम्पल दिए होते, हमने अपनी भाषा और अपने व्यवहार को बराबर रखा होता, हमने इस तरह के पैरामीटर्स अपने घर में सही रखे होते, तो आज ये भाषा इस्तेमाल ना हो रही थी। तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हम ही तक जाके जुड़ती है, और हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें उनको दोष देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, इस महत्वपूर्ण मसले पर आपने हमारे साथ बातचीत की। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, तो जितना आपसे हो सके आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्यूआर कोड है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स भी है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।